बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद रियाज़ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं रियाज़ बज़मी। खुश आमदीद। आज बहुत ही अहम एक मौजू के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। कुर्रतुल ऐन हैदर, उनका मुख्तसर सा तारुफ़ होगा और उसके बाद उनका बड़ा अहम नावल है गर्दिशे रंगे चमन। तो इस नावल का फ़िक्री व फ़नी जायज़ा लिया जाएगा। इस नावल का जो मौजू है उस पे बात होगी, इस नावल के अहम किरदारों पे बात होगी और आखिर में कुर्रतुल ऐन हैदर का जो नावल निगारी में मकाम और मर्तबा है उस पे बात की जाएगी। तो आज वीडियो ज़रा थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मेरी कोशिश होती है कि अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊं, लेकिन जो वीडियो 10 मिनट से ऊपर चली जाती है, आपका रेंज जो है नाजरीन आप देखते ज़रा ज़ौक़ मुझे कम नज़र आता है, व्यूज़ बहुत कम हो जाते हैं। हालांकि डिमांड होती है कि जी अच्छी लंबी वीडियो बनाएं। चलें जी शुरू करते हैं। कुर्रतुल ऐन हैदर जो हैं ये 20 जनवरी 1926 को अलीगढ़ में पैदा हुई थी। इब्तदाई तालीम इनकी जो थी वो डेरा दौन और लखनऊ के स्कूलों में इन्होंने हासिल की। 1947 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमए अंग्रेज़ी किया और पाकिस्तान आने के बाद वो 1950 में वजारत इत्तलाआत से वाबस्ता हो गईं। कुछ अर्सा लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में प्रेस आताशी रहीं। उसके बाद 1955 से 1956 के दौरान ये PIA में बतौर इंफॉर्मेशन ऑफिसर काम किया। 1960 ईस्वी में डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म सेक्शन से वाबस्ता हो गईं। आग का दरिया की अशात के बाद बाज़ मुतनाज़े, इसे वैसे मुतनाज़ो पढ़ना चाहिए, दुरुस्त लफ्ज़ मुतनाज़ो है, बहसों की वजह से ये भारत वापस चली गईं। वहाँ से ये एलेस्टेरेंड वीकली ऑफ इंडिया से वाबस्ता हो गईं, ये एक रिसाले का नाम था। 1968 से 1977 ईस्वी तक इन्होंने साहित्य अकादमी के एडवाइज़री बोर्ड के रुकन के तौर पे काम किया। कुछ अर्सा बम्बई में रहीं, फिर मुस्तकिल तौर पर दिल्ली में सुकूनत अख्तियार कर ली। कुर्रतुल ऐन हैदर को इनके अफ़सानवी मजमूआ शाया हुआ था पतझड़ की आवाज़। इसी पर 1967 में, जिसे आप स्टार्ट कहते हैं, में साहित्य अवार्ड मिला। 1969 में सोवियत नेहरू अवार्ड बराए तराजुम, गालिब अवार्ड, इकबाल सम्मान कौमी अवार्ड और 1990 में ज्ञान पिंथ अवार्ड हासिल हुए। ये था जी मुख्तसर तारुफ़ कुर्रतुल ऐन हैदर का। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर जो है मैं कोशिश करूँगा, इनका नावल है आग का दरिया, उस पर भी वीडियो बनाऊँ। गर्दिशे रंगे चमन, अगर इसका आप सब मुख्तसर मैं इसके मौजू पे बात करूँगा। गर्दिशे रंगे चमन अपने मौजू के हवाले से यूँ तो इनकी फ़िक्र का ही तसलसल है, लेकिन इसमें जिस तरह मुस्लिम तशख़्ख़ुस की जड़ें तलाश की गई हैं और ज़वाल की तस्वीर कशी की गई है, इसने इस नावल को अहम बना दिया है। बुनियादी तौर पर ये एक दस्तावेज़ी नावल है। हमारे यहाँ दस्तावेज़ी नावल लिखने का अमूमी रुझान नहीं, इसलिए इस हवाले से ये पहला दस्तावेज़ी जो है वो नावल भी आप कह सकते हैं। ख़ुद कुर्रतुल ऐन हैदर कहती हैं कि इस नावल में चूँकि मैंने कई हकीकी लोगों को शामिल कर लिया, इसलिए मेरे नज़दीक ये नीम दस्तावेज़ी नावल हो गया है। यानी कि मुकम्मल दस्तावेज़ी नावल भी नहीं, लेकिन नीम दस्तावेज़ी नावल आप इसे कह सकते हैं। इस नावल में उन लोगों और ख़ानदान की कहानी बयान की गई है जिनकी जड़ें कदीम जागीरदारी माहौल में हैं, लेकिन अब वो जदीद मुआशरे में कदम रख चुके हैं। इसके अलावा 18वीं सदी के ज़वाल से मुस्लिम मुआशरत की जो अबतरी शुरू हुई, इसका सिलसिला 20वीं सदी तक जारी है और कुर्रतुल ऐन हैदर ने अपने किरदारों के ज़रिए इस सारे अलमिए को माजी से हाल तक समेटने की कोशिश की है। और इनके अपने लफ्ज़ों में, मैंने इसमें कोई चीज़ तसव्वुर से शामिल नहीं की, मैंने इस वक्त की एक बड़ी तस्वीर पेश की है जो इस सोसाइटी की जो हिंदुस्तान में है। गर्दिशे रंगे चमन के मौजू का तयन आसान नहीं। ये नावल किसी एक मौजू को सामने रख कर नहीं लिखा गया, बल्कि ये अगर देखा जाए तो एक पूरे तमद्दुन और तहज़ीब की कहानी है। ये कहा जा सकता है कि इस नावल का मौजू तहज़ीबी तब्दीलियों के नतीजे में ज़िंदगी पर पड़ने वाले असरात हैं। यूँ तारीख़ व तहज़ीब इस नावल का मौजू है। 1857 की आज़ादी के बाद हिंदुस्तान की सियासी तारीख़ में तब्दीली नहीं हुई, बल्कि एक नई तहज़ीब ने जन्म लिया। तो इस नावल से आम लोगों के साथ साथ कला से मुतअल्लिक़ लोग भी मुतासिर हुए। इस हंगामा में बच जाने वाली दो लड़कियां थीं, मेहरू और दिल नवाज़। ये नावल के दो बुनियादी किरदार हैं और यही वो दोनों किरदार हैं जो मुग़लों से की नस्ल से थीं
और इन्हें जो है वो कुछ अरसा बतौर तवाइफ भी बढ़ना पड़ा। तो मुसन्नफ़ा ने इनकी कहानी के ज़रिए जो है वो अपनी तहज़ीबी जड़ों की तलाश की है। तो ये एक तरह से अपनी शनाख्त का उल्टा सफ़र भी है, यानी ये नावल हाल से माजी में उतर कर अपनी तहज़ीबी शनाख्त तलाश करता है। अब हम आते हैं कि इस नावल की तरफ। ये नावल बुनियादी तौर पर 48 चैप्टर्स हैं, यानी कि अबवाब पर ये मुश्तमिल है। हर बाब का अपना एक उन्वान है जिसमें से बाब में पेश आने वाले वाक़यात की निशानदही होती है। जी, नावल के अगर मरकज़ी किरदार की बात की जाए तो अंदलीब बानो है, जिसका ताल्लुक़ जदीद अहद से है। यूँ नावल की कहानी जो है वो अगर देखा जाए तो ये माज़ी की तरफ चलती है और साथ में दोबारा जो है वो हाल में आकर मुस्तक़बिल की तरफ सफ़र करती है। गोया वक्त का दायरा मुकम्मल होता है। नावल के किरदारों में अंदलीब बानो, दिल नवाज़, महरू, नवाब फ़ातिमा, फ़िलोमिना, नवाब बेगम, निगार ख़ानम, शाहवार ख़ानम, राजा दिलशाद अली ख़ान, कंवर सैंडी, डॉक्टर मंसूर काशगरी, अम्बा प्रसाद और मियाँ साहब अहम नावल के ये सारे किरदार हैं। ये सारे किरदार नावल की इब्तदा में सामने आते हैं मियाँ साहब के अलावा। पहले 3 अबवाब के बाद ये किरदार गायब हो जाते हैं और चौथे बाब से अगर हम देखें तो चौथे बाब से जो है वो अंदलीब बानो की ज़ुबान से माजी का ज़िक्र शुरू होता है। 1857 के अशोब के दौरान सराय तुफरुल बेग के मारे जाने के बाद ख़ानदान में 2 लड़कियां बच जाती हैं, जिनका ज़िक्र मैंने शुरू में भी किया था, जो एक डेरेदार तवाइफ मुनव्वरी कश्मीरन के पास जो हैं ये पहुंच जाती हैं और ये दोनों मुग़लज़ादियाँ तवाइफ़ें बन जाती हैं और इनमें से एक दिल नवाज़ शरीफाना बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के लिए कई लोगों से वाबस्ता होती है और आखिर शेख अब्दुल बासित के यहाँ पहुँचती है और इस दौरान इसकी दूसरी बहन गौहर चोरी छुपे इससे मिलती रहती है और दोनों बहनों की परवरिश एक तवाइफ के यहाँ हुई है। दिल नवाज़ को अपना माजी याद आता है और वो इस माहौल से निकलने के लिए हमेशा कोशां रहती है, लेकिन महरू को इसकी कोई फ़िक्र नहीं। दिल नवाज़ के मुकाबले में इसका किरदार जो है वो ज़्यादा जानदार हमें दिखाई देता है और बकौल नाज़मा नकवी महरू की किरदार की अहमियत इस बिना पर है कि इस हवाले से इस वक्त की सोसाइटी की तस्वीर निगाहों के सामने आ जाती है और ये दोनों मरकज़ी किरदार अगर देखा जाए मरकज़ी किरदार बल्कि मरकज़ी किरदार अंदलीब बानो के लिए एक पस मंज़र का काम करते हैं। अंदलीब बानो नवाब फ़ातिमा की बेटी है और गुलरुख बानो अब फ़ातिमा का असल नाम है। ये मिर्ज़ा दिलदार अली बरलास इतर फ़रोश की बेटी है। गर्दशे ज़माना के हाथों ये लड़की शेख अब्दुल बासित गोटे वाला के यहाँ मुलाजमा की हैसियत से आती है। नवाब फ़ातिमा बड़ी हुई तो शेख अब्दुल बासित की बहुएँ अपने खामिदों की वजह से चुकन्ना हो गईं और अपने घरेलू मुलाजम से इसकी शादी करने की कोशिश करती हैं। नवाब फ़ातिमा इस माहौल से भागकर महरू के कोठे पर जा पहुंची। ये महरू जो है ये नवाब फ़ातिमा महरू के कोठे पर पहुंचती है और मुख्तलिफ़ राहों से गुज़रती हुई ये नवाब बाई जयपुर वाली बन जाती है, यानी कि एक तवाइफ कह लें कि पेशावर तवाइफ बन जाती है। अब 20वीं सदी का आगाज़ था। 1903 ईस्वी में प्रिंस एडवर्ड की ताजपोशी का जो है जश्न लाहौर में मनाया गया, तो नवाब बाई जयपुर वाली भी म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में मदऊ की गई और वो लाहौर में ही रह गईं। फिर वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के फ़रेब में आंद्रे रनियाल के चक्कर में आ गई, जो उसे एक बेटी का तोहफ़ा देकर चलता बना। अंदलीब बानो की कहानी नए दौर की कहानी है। दिल नवाज़, महरू और नवाब मुग़ल फ़ातिमा मुग़ल तहज़ीब की ये आखिरी निशानियाँ हैं। शरीफ ज़ादियाँ जो ज़माने के हाथों तवाइफ बनने पर मजबूर हो गईं। महरू अपने हाल में शाकिर रहीं, लेकिन दिल नवाज़ और नवाब फ़ातिमा सारी उम्र शरीफाना ज़िंदगी के ख्वाब देखती रह गईं। इस नावल का मरकज़ी किरदार अगर देखें तो अंदलीब है, जो नवाब फ़ातिमा की बेटी है। इसकी कहानी के डांडे जो हैं 1857 के अशोब में गड़े हुए हैं और जदीद अहद यानी 20वीं सदी में अपने माजी के साथ एक नई तरह से सामने आते हैं। अंदलीब की ज़िंदगी जिदोजहद से अबारत है। वो शरीफाना
ज़िंदगी बसर करना चाहती है, लेकिन नवाब बाई जयपुर वाली का साया हमेशा इसके साथ चिपका रहता है और इसका किरदार जो है वो ज़वाल का तर्जुमान है। एक मुग़लज़ादी का तवाइफ बनना तारीख़ का एक खेल नहीं, ज़वाल का तज्ज़िया भी है। अंदलीब बानो एक पूरे समाज की नुमाइंदा है। शमीम हनफी के ने अपने ख़्याल में बताया है कि अंदलीब बानो अलिफ लैला की शहज़ादी से मुशाबहत रखती है। इसकी बेटी डॉक्टर अम्बरीन बेग इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो अपने विरसे से जिसे इसकी माँ फ़ख्र से अपना कहती थी जान छुड़ा लेना चाहती है। अंदलीब बानो ने अपने हालात का मुकाबला किया और लेकिन अम्बरीन इनसे बचना चाहती है, जिसकी वजह से माँ बेटी के दरमियान बहुत तज़ाद पैदा हो जाते हैं। वो मंसूर से मोहब्बत करती, लेकिन इस एहसास में मुब्तला है कि अपनी माँ के गुनाहों की सज़ा मिल रही है। बाकी सारे किरदार जदीद अहद के प्रमाण चढ़े हुए हैं और इनमें से अक्सर किरदार जो है वो ऊपर वाले तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन डॉक्टर मंसूर काशगरी निचले मतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाला किरदार है और इसके बारे में से कोई शर्मिंदगी भी नहीं। वो अम्बरीन से मोहब्बत करता है और शहवार से भी मुतासिर है, लेकिन बिलाखिर शहवार की मुनाफ़क़त का पर्दा चाक होने पर अम्बरीन की तरफ लौट आता है और इस सब का हिस्सा सबसे अहम जो किरदार है मियाँ जी है, जिसके रूप में तसव्वुफ़ की रवायत की तजदीद की गई। मियाँ जी एक जदीद सूफ़ी हैं और इनके अक़ीदतमंदों में दिलशाद अली ख़ां, कंवर सेंडी जैसे लोग शामिल हैं। मियाँ जी के किरदारों में करामाती पहलू भी शामिल हैं और जदीद मंतकी बहसें भी। अमजद तुफ़ैल की राय में कुर्रतुल ऐन हैदर की तहरीर में फ़र्द जो वक्त के पंजे में जकड़ा नज़र आता है, मियाँ जी का किरदार इस शिकंजे से रिहाई की एक सूरत ऐसा ही मालूम है। कुर्रतुल ऐन हैदर ने अपनी सारी जुस्तजू और तलाश के बाद आखिरकार तसव्वुफ़ में पनाह ली और तमाम हवालों को रद्द करके अपनी शनाख्त तसव्वुफ़ और रूहानियत के हवाले से कराने की कोशिश की है। मालूम होता है कि मेरे भी सनम खाने से शुरू होने वाला तशख़्ख़ुस का सफ़र आखिरकार गर्दिशे रंगे चमन के मियाँ साहब के आस्ताने पर ख़त्म होता है। मियाँ जी की कहानी असल कहानी से कोई ताल्लुक़ नहीं रखती। ये सिर्फ़ कंवर दिलशाद अली ख़ां, डॉक्टर मंसूर, अंदलीब बेग, अम्बरीन बेग और निगार खानम के हवाले से सामने आती है और इसका बड़ा ताल्लुक़ अम्बरीन बेग के मियाँ साहब की हाथों रूहानी इलाज भी है। गर्दिश रंगे चमन के किरदार ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ रवैयों की अगर देखा जाए तो अक्कास हैं और अपनी अपनी जगह कहानी को आगे बढ़ाने में और फैलने में मदद देते हैं। इसी हवाले से नाज़िमा नकवी लिखती हैं कि कुर्रतुल ऐन हैदर के यहाँ नावलों के मरकज़ी ख़्याल और फ़िज़ा तक रसाई का ज़रिया वाक़यात से ज़्यादा इनके किरदार बने हैं। बुनियादी बात यह है कि इनके अक्सर किरदार सवानी हैं। वारिस अलवी के ख़्याल में कुर्रतुल ऐन हैदर के अंदरून में कभी नहीं झांकती, इनका अमल बयान करती हैं और इस राय से अख्तलाफ जो है वो किया जा सकता है, लेकिन ये बात अपनी जगह इनके किरदार ज़िंदगी से जन्म लेते हैं और ज़िंदगी करते दिखाई देते हैं। अब सबसे आखिर में हम इस नावल के जो अहम नकात हैं वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। इस नावल का पहला जो सबसे अहम नुक्ता है, गर्दिश रंगे चमन में 1857 के बरे सग़ीर के मुसलमानों की जो है वो सकाफ़ती ज़िंदगी को मौजू बनाया गया है। दूसरा पॉइंट इसका जो अहम नुक्ता है इस नावल का, गर्दिश रंगे चमन में इन तहज़ीबी तब्दीलियों को महसूस करने की कोशिश की गई है जो 1857 के बाद मुख्तलिफ़ सियासी वाक़यात व हालात की वजह से वक़ूअ पज़ीर हुई। तीसरा पॉइंट इस नावल का जो सामने आता है, ये नावल 1857 के बाद से शुरू होता है और जदीद हिंदुस्तान तक आते आते किरदारों के मिजाजों की तब्दीलियों को इनके नफसियाती सियासी पस मंज़र में देखने की कोशिश भी करता है। इस नावल का चौथा अहम नुक्ता, नावल में पुरानी ताल्लुकादारी जागीरदारी निज़ाम के साथ साथ नई तहज़ीब और जदीद अपर क्लास की अक्कास भी है। आखिरी नुक्ता इस पॉइंट का, ये एक नीम दस्तावेज़ी नावल है और इस तरह के नावल उर्दू में ना होने के बराबर हैं। ऐसे नावलों में जिन पर रिसर्च और तहकीक की ज़रूरत होती है वो नावल में दिखाई देते हैं। तो ये था जी आज का गर्दिश रंगे चमन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, आगे वीडियो को शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।